बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। थीसिस राइटिंग गाइडलाइंस में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज़ अ गुड टॉपिक, और उसके साथ साथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीसिस टाइटल। तो ये असल में बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारा मेन जो हमारे आज की डिस्कशन का सेंट्रल आइडिया होगा वो हमारे थीसिस का टाइटल, या उसको टॉपिक भी हम कहते हैं, और ये कैसे हम चूज़ करेंगे और इसकी क्या क्या इसमें खूबियाँ पाई जानी चाहिए, और इसमें थीसिस के टाइटल में स्कोप, टेक्निक और एप्लीकेशन हम किस तरह से इंक्लूड करते हैं, इससे क्या मुराद है, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। तो चूजिंग द टाइटल समराइजेज द मेन आइडिया और आइडियाज़ ऑफ योर स्टडी। एक्चुअली जो हम थीसिस कर रहे होते हैं वो असल में किसी भी डोमेन, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एरिया में हम किसी एक प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे होते हैं, एक किसी ख़ास मसले को स्टडी कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ रिसर्च करना होती है। और स्टडी रिसर्च एक ही मीनिंग में आमतौर पे इस्तेमाल होता है। अ गुड टाइटल कंटेन्स द fewest possible words needed to adequately describe the content and or purpose of your research paper। तो इसमें फ्यू वर्ड्स होते हैं टाइटल में, ठीक है जी, जो कि आपके जो रिसर्च पेपर है, आपका थीसिस है, उसके पर्पज़ को और कंटेंट को बड़े ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर रहा होता है। द टाइटल इज़ द पार्ट ऑफ अ पेपर दैट इज़ रीड द मोस्ट एंड इट इज़ यूजुअली रेड फर्स्ट। सबसे पहले टाइटल ही पढ़ा जाता है, और सबसे पहले जो किसी भी रिसर्च पेपर में, थीसिस में सबसे पहली जो रीडर की तवज्जो जाती है या जिसके ऊपर उसका फोकस होता है वो टाइटल ही होता है। और टाइटल पढ़ने के बाद ही फर्दर रिसर्च पेपर या थीसिस को पढ़ा जाता है। यू हैव टू टेक केयर द फॉलोइंग व्हेन क्रिएटिंग अ टाइटल। तो हमें ये देखना है टाइटल ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है जी, टाइटल बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमें ये बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा छोटा, इससे तो यानी कि ये हमें बातें समझ आ जाती हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टाइटल नॉर्मली 15 करेक्टर्स, 15 वर्ड्स पे तकरीबन मुश्तमिल होना चाहिए। कोई 7 वर्ड से लेके आप कह सकते हैं 7 to 15। तो 7 वर्ड से कम भी तकरीबन जो है ये वो कहलाएगा टाइटल टू शॉर्ट कहलाएगा, और 15 वर्ड से ज़्यादा जो है वो टाइटल टू लॉन्ग आमतौर पे कंसिडर किया जाता है। द स्कोप ऑफ द रिसर्च, अब स्कोप से क्या मुराद है ये हम डिटेल से आगे देखेंगे। द मेथड, टेक्निक यूज टू स्टडी द प्रॉब्लम, ये भी हम देखेंगे कि इससे क्या मुराद है। और द पर्पज़ और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। तो हमारे टाइटल में ये तीनों चीज़ें टाइटल के अंदर ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, टाइटल के अंदर ही मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल टू लॉन्ग से क्या मुराद है। इफ़ द टाइटल इज़ टू लॉन्ग दिस यूजुअली इंडिकेट्स देयर आर टू मैनी अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है जी। अ वाइड लैंग्वेज सच एज अ स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द एंड सो ऑन, और एन एग्जामिनेशन ऑफ द। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आमतौर पे हमारे टाइटल को लेंथी बना देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। तो इस तरह की वर्डिंग से आमतौर पे अवॉइड करना चाहिए। These phrases are obvious and generally surplus unless they are necessary to convey the scope, intent or type of the study। तो आम तौर पे तो ये मतलब जनरल सी चीज़ें हैं, ऑब्वियस हैं कि हम स्टडी भी कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉब्लम एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 हमारा अगर प्रॉब्लम एरिया है, तो हमने कोविड-19 उसके सिम्पटम्स, उसकी चीज़ें वो स्टडी करनी है हमने, और उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और एग्ज़ामिनेशन, उसका तज्ज़िया, जायज़ा, एनालिसिस भी हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सारी, ये इस तरह के वर्ड्स जो कि ऑब्वियस हैं, इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये हमारे टाइटल में सरप्लस होते हैं, इजाफी होते हैं। टाइटल टू शॉर्ट से क्या मुराद है। ऑन द अदर हैंड अ टाइटल विच इज़ टू शॉर्ट ऑफन यूजेस वर्ड्स विच आर टू ब्रॉड एंड दस डज नॉट टेल द रीडर व्हाट इज़ बीइंग स्टडीड। तो टाइटल टू शॉर्ट में आम तौर पे स्कोप मिसिंग होता है, हम ब्रॉडर टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं,
तो टाइटल 2 शॉर्ट तो हम नॉर्मली ये स्कोप जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि छोटा टाइटल और उससे उसमें स्कोप कैसे मिसिंग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेपर विद द टाइटल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज़ सो नॉन स्पेसिफिक, ठीक है जी। तो ये द टाइटल कुड बी द टाइटल ऑफ अ बुक एंड सो एम्बिगियस दैट इट कुड रेफर टू एनीथिंग एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो ये आमतौर पे बुक्स के टाइटल इस तरह के होते हैं कि जिसमें बड़ा जनरल सा एक टॉपिक बनाया होता है, बताया होता है। अ गुड टाइटल शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फोकस एंड और स्कोप ऑफ योर रिसर्च स्टडी। तो ये स्कोप जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टाइटल थोड़ा नॉर्मल लेंथ में जाएगा। तो फिर कुछ और चीज़ें हमें अवॉइड करना होती हैं। एकेडमिक राइटिंग इज़ अ सीरियस एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट। अवॉइड यूजिंग ह्यूमरस और क्लेवर जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ फ्रेजिंग। चूँकि जो हमारी एकेडमिक राइटिंग है, थीसिस है, रिसर्च पेपर है, ये सीरियस इसमें कंटेंट आता है, ठीक है जी। तो ये ह्यूमरस या वो इसमें लाजमी नहीं है कि हमने बड़े कैची वर्ड्स और ह्यूमरस वर्ड्स यूज़ करने हैं उसको टाइटल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जर्नलिस्टिक स्टाइल से क्या मुराद है? जर्नलिस्टिक हेडलाइंस ऑफन यूज़ इमोशनल एडजेक्टिव्स, incredible, amazing, effortless, or we should not use trigger words or interrogative words like how, what, when, why, ठीक है, ताकि रीडर्स इन्फ्लुएंस करें और वो अट्रैक्ट हों और हमारे टॉपिक को रीड करें। तो हमें हमारे रिसर्च में, थीसिस के टाइटल में इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो जब हम फर्दर ये स्कोप और मेथड और एप्लीकेशन को अपने टाइटल में इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा टाइटल रीज़नेबल, उसकी लेंथ भी हो जाती है और यानी कि वो विद इन फ्रेम आ जाता है। अब स्कोप से क्या मुराद है? द स्कोप ऑफ द स्टडी रेफर्स टू द बाउंड्रीज विद इन विच योर रिसर्च विल बी परफॉर्म्ड। तो ये बाउंड्रीज बताती है, ठीक है, कि हमारा रिसर्च एरिया क्या है। जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है तो उसमें तो सारा कुछ ही आ जाएगा, ठीक है, तो हमने उसको बाउंड करना है, ठीक है। To define the scope of the study is to define all aspects that will be considered in your research project। जो जो कुछ आप करेंगे वो भी आपने बताना है। It is also just as important to make clear what aspect will not be covered, that is what is outside of the scope of the study, ठीक है। तो हमने स्कोप के अंदर क्या शामिल है और क्या चीज़ें उसमें शामिल नहीं है वो सारा कुछ आपके टाइटल से कवर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, it narrows the research down to a given problem, the scope of research should mention the following। जैसे देखें इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, द पर्पज़ ऑफ द स्टडी, द सैम्पल और पॉपुलेशन, द पीरियड ऑफ स्टडी, द लोकेशन। तो ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है जी। मकसद क्या है? हमने अगर डाटा कहीं पे लेना है तो हमारा जो डाटा हम जो लेंगे उसका पॉपुलेशन साइज़, सैम्पल साइज़ क्या होगा और कहाँ से लेके किस पीरियड तक हम वो स्टडी करेंगे और किस एरिया के लिए चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्कोप ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियर कट। जैसे द इफेक्ट ऑफ कोविड-19, इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। तो ये देखें, ये बड़ा जनरल टॉपिक है, टू जनरल है और टू शॉर्ट है, ठीक है जी। टू शॉर्ट कैसे है कि इसमें वर्ड्स आप अगर काउंट करें तो वर्ड्स भी इसके बड़े मिनिमम से हैं और 1 2 3 4 वर्ड्स इसके तकरीबन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स इसके शॉर्ट हैं। अच्छा देखिए, हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा अगर करते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 इन द पाकिस्तान और पंजाब और लाहौर। अगर आप पाकिस्तान करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए आपने रिसर्च करनी है। अगर आप पंजाब करते हैं तो पंजाब आपका एरिया होगा, ठीक है जी। अगर आप लाहौर करेंगे तो आप सिर्फ लाहौर को कवर कर रहे हैं, बाकी सिटीज़, बाकी प्रोविंसेस को नहीं कवर कर रहे, ठीक है जी। द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्टडीज़ इन द पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर, ठीक है जी, ऑन स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, हमने मज़ीद इसको स्कोप को फर्दर डिफ़ाइन कर दिया कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं ये पाकिस्तान और पंजाब यहाँ से अरेज़ कर देता हूँ, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन स्टूडेंट्स या ऑन स्टडी इन द
लाहौर। अब देखें इससे अगर आप वर्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हो गए, ठीक है, और साथ हमने स्कोप बता दिया, ठीक है जी, कि हमारा स्कोप क्या है, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री है हमारी लाहौर। और लाहौर में भी हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को देखना है, स्टडी को देखना है, एकेडमिक्स को देखना है हमने। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स भी देख लें कि वो प्राइमरी लेवल पे हो सकते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे, हाई लेवल पे, कॉलेजेस में हो सकते हैं, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमने सारे एरियाज़ को कवर करना है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमने अपने जो टाइटल है उसमें स्कोप को साथ लाजमी तौर पे शामिल करना है। अब ये देखें, इन एग्जाम्पल 1 द स्कोप ऑफ द रिसर्च कवर्स द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन एवरीथिंग एवरीवेयर, इट माइट टेक यू मोर देन अ फ्यू ईयर्स टू कंप्लीट दिस रिसर्च। तो ये सालों लग जाएंगे, ठीक है, हर जगह पर और हर चीज़ में उसके, तो लंबा ये काम हो जाएगा। वेयर एज इन एग्जाम्पल 2 यू ओनली फोकस ऑन द पाकिस्तान और पंजाब और लाहौर, और इन स्कोप द स्कोप इन केस 3 मोर प्रिसाइज बिकॉज इट नैरोज इट डाउन। उसमें फ़र्ज़ करें हम लाहौर की अगर कर रहे थे तो लाहौर में भी सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे जो स्कोप है वो हमारी रिसर्च को नैरो डाउन करता है। स्पेसिफ़िकली जिस प्रॉब्लम, जिस एरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस एरिया की स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उसी के ऊपर ये हमारा उसको बाउंड करता है। चलें, उसके बाद आ गया मेथड और टेक्निक यूज्ड फॉर रिसर्च। रिसर्च मेथड्स आर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो मेथड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हैं डाटा कलेक्शन के लिए और एक हैं डाटा को जो कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करने के लिए। तो developing your research methods in is an integral part of your research design. When planning your methods there are two key decisions you will make। तो हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स की बेस पे डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा मेथड इसमें अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिसाइड हाउ यू विल कलेक्ट डाटा डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डाटा यू नीड। क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है डाटा, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वालिटी वर्ड्स और क्वांटिटी नंबर्स से रिप्रेजेंट होती है। प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी से क्या मुराद है कि आपने कोई ओरिजिनल डाटा लिया, कोई एक्सपेरिमेंट खुद किया तो उससे जो डाटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा। अगर आपने किसी और का काम किया हुआ था किसी और ने और उसमें से डाटा ले रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी होगा। लिटरेचर सर्वे भी आपका सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है। डेस्क्रिप्टिव है या एक्सपेरिमेंटल है, विल यू टेक मेजरमेंट ऑफ समथिंग एज इट इज़ और विल यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो पहला तो हमें ये देखना है कि हमने डाटा कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उसमें ये तीन चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, हाउ यू विल एनालाइज द डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा यू कैन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है जिसके लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, और दूसरा है क्वालिटेटिव डाटा, यू कैन यूज़ मेथड सच एज थीमेटिक एनालिसिस टू इंटरप्रेट पैटर्न्स एंड मीनिंग्स इन द डाटा। तो थीमेटिक एनालिसिस होता है जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और उसके टेक्स्ट में से, क्वालिटेटिव डाटा में से हम कोई पैटर्न्स निकाल के, थीम्स निकाल के तो उससे मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेथड्स के रेफरेंस में हमारे पास कई एक मेथड आ जाते हैं, जैसे कि देखें एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, सर्वे और क्वेश्चनरी हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है। तो ये भी देख लें कि ये सारे मेथड्स लाजमी नहीं है कि किसी एक रिसर्च में एक ही मेथड यूज़ होना है, ठीक है। आम तौर पे मेथड्स को हम एक दो मेथड्स को, तीन को कंबाइन भी कर सकते हैं। अब ये देख लें कि ये एक्सपेरिमेंट, सर्वे, क्वेश्चनरी, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा हैं। लिटरेचर सर्वे सेकेंडरी है, केस स्टडी आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट ये क्वांटिटेटिव है, सर्वे क्वेश्चनरी भी क्वांटिटेटिव, और इंटरव्यू और फोकस ग्रुप ये क्वालिटेटिव
डाटा इससे कलेक्ट किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, लिटरेचर रिव्यू और केस स्टडी ये क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी। फिर आगे इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट किस लिए हम यूज़ करेंगे, और सर्वे क्वेश्चनरी कब यूज़ करेंगे, और इंटरव्यू फोकस ग्रुप कब करेंगे। तो ये सारे ये डिफरेंट मेथड्स थे डाटा कलेक्ट करने के। और मेथड्स असल में बेशुमार हैं, तो इस चार्ट में, इस टेबल में सारे समराइज़ किए गए हैं। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद जो एनालाइजिंग मेथड्स हैं, डाटा कलेक्ट कर रही है उसको एनालिसिस करना है, तो वो भी हमारे पास मेजर 4 तरह के रिसर्च मेथड्स हैं। एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिव है और मेटा एनालिसिस भी क्वांटिटेटिव है। थीमेटिक एनालिसिस क्वालिटेटिव है और कंटेंट एनालिसिस स्टैटिस्टिकल भी क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अब स्टैटिस्टिकल तो हमने ये कहा था कि ये डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। और जो मेटा एनालिसिस है ये आम तौर पे हमारे पास कई एक स्टडीज़, 2 या 2 से ज़्यादा स्टडीज़ के ऊपर जो हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाए हैं, तो उन रिज़ल्ट्स को हम कम्बिनेशन में हम जब उनको डिस्कस करते हैं तो वो हमारा मेटा एनालिसिस कहलाता है। तो बहरहाल डाटा एनालिसिस के भी ये कुछ मेथड्स हैं। तो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मेथड भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है। तो आप किसी मेथड का नाम भी लिख सकते हैं, अपने टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चनरी के ज़रिए से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको उसमें टाइटल में आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद पर्पस और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, अब ये भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है टाइटल में, इसकी भी इसको भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। पर्पस आपका, एप्लीकेशन आपकी क्या है रिसर्च की, यानी कि किस एरिया में, किस डोमेन में बेनिफिट होगा रिसर्च का। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू एनहांस सोसाइटी बाय एडवांसिंग नॉलेज। तो हम एक जनरल सा जो पर्पस है किसी भी रिसर्च का वो ये होता है कि हम सोसाइटी को एनहांस कर रहे हैं, सोसाइटी के नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को। ठीक है। थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़। फिर इन्हीं थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ की बेस पर सम टाइम नई नई इन्वेंशंस भी होती हैं। ठीक है। और वो सोसाइटी में बेटर लाइफ गुजारने के लिए कई चीज़ें इन्वेंट हो जाती हैं। आ रिसर्च पर्पज़ is met through forming hypothesis, collecting data, analyzing result, forming conclusion, implementing findings into real life applications। तो जब हम कुछ चीज़ें कंक्लूड कर देते हैं अपनी रिसर्च में, तो उस कंक्लूजन के बाद क्या होता है, कंक्लूजन के बाद जो फाइंडिंग्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं इनटू रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ठीक है। और क्या होता है, एंड फॉर्मिंग न्यू रिसर्च क्वेश्चन। फिर हमारे रिसर्च के बाद कुछ और रिसर्च की डायमेंशंस भी ओपन हो जाती हैं। ठीक है। इसकी मैं एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दूंगा अंडरस्टैंड करने के लिए। फ़र्ज़ करें कोई बंदा विज़िट करता है माउंटेन एरिया, साइट्स पे विज़िट करता है, माउंटेन्स को विज़िट करता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई पर्सन इस जगह पे खड़ा था। मैं आपको सिर्फ ये न्यू रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये पर्सन जो माउंटेन्स को विज़िट करना चाह रहा है, ठीक है, ये इस माउंटेन के ऊपर मतलब यहाँ पे टॉप पे जाना चाह रहा है, इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है। तो अभी इसको सिर्फ ये वाला माउंटेन नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें जब ये यहाँ पर आता है, ये पर्सन इस जगह पे पहुँच जाता है, तो ये देखता है कि लेफ़्ट राइट पे माउंटेन्स तो कुछ और भी हैं। और इवन जब ये यहाँ पे टॉप पे आता है तो इसे आइडिया होता है कि मैं तो इसी एक माउंटेन को सब कुछ समझ रहा था, इसके आगे तो कुछ और भी और माउंटेन्स हैं बेशुमार, इससे बड़े बड़े, लेकिन मुझे यहाँ पे बॉटम से, चूँकि मैं माउंटेन के बिल्कुल पास है, मुझे यही नज़र आ रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर पीछे वो देखता है कोई और एक लेक भी है, कुछ और चीज़ें भी इससे इन्वेंट होती हैं, कुछ चीज़ें ये समझ आती हैं। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें नए रिसर्च क्वेश्चंस भी हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो ये हमने ये बताना होता है कि हमारी रिसर्च का पर्पस क्या है, वो भी हम अपने टॉपिक में एक्सप्लेन, हमें तो कुछ उसके लिए भी वर्ड्स ऐड करना चाहिए।
द पर्पज ऑफ रिसर्च इज़ देयर फॉर टू फाइंड आउट वट इज़ नॉन, वट इज़ नॉट एंड वट वी कैन डिवेलप फर्दर। तो हमें हमें रिसर्च से ये भी पता चलता है कि क्या चीज़ें पहले से डोमेन में नाउन है, ठीक है, और क्या चीज़ें अननाउन हैं, और क्या फर्दर चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। जब हम लिटरेचर सर्वे करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रिसर्चर्स ने पहले इस पे काम कर लिया हुआ है, इस टॉपिक पे ये भी एक्सप्लोर किया हुआ है, ये भी आइडियाज़ दिए हुए हैं, ये भी आइडियाज़ दिए हैं। तो हम देखते हैं कि ये व्हाट इज़ नाउन, ये सब कुछ नाउन है। और फिर हम देखते हैं कि ये ख़ास एक हमने देखा किसी टॉपिक के बारे में ये सारी चीज़ें नाउन है, लेकिन ये एक डायमेंशन है, ये इसके बारे में भी रिसर्चर्स खामोश हैं, ये इसके ऊपर मज़ीद कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट नाउन, फिर व्हाट वी कैन डेवलप फर्दर। तो जब हम किसी एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तब हम उसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। In this way, scientists can develop new theories, ideas and products that shape our society and our everyday lives. तो ये कुछ टॉपिक को चूज़ करने के बारे में हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, तो इनको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमारा टाइटल उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन आपको मैंने बताया कि 7 to 15 वर्ड्स होनी चाहिए। पहले दो जो हमारे पॉइंट थे कि टाइटल टू लॉन्ग ना हो, टाइटल टू शॉर्ट ना हो, तो तकरीबन इस रेंज में हमारा टाइटल आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा पर्पज़ टाइटल में, सॉरी स्कोप हमारा टाइटल में आए, स्कोप आए, ठीक है। स्कोप से क्या मुराद है कि हमने अपने टाइटल को, अपनी स्टडी को, अपनी रिसर्च को बाउंड करना होता है, उसकी बाउंड्रीज बताना होती हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड्स आए, किस मेथड को यूज़ करते हुए हमने अपनी रिसर्च को मुकम्मल करना है। उसके बाद थर्ड जो एलिमेंट है वो उसका पर्पज़ और एप्लीकेशन। फ़र्ज़ करें हमने एक एग्ज़ाम्पल देखी थी कोविड-19 प्रीवियस, ठीक है जी। द अफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन स्टूडेंट्स इन लाहौर टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। बड़ा कम्प्रीहेंसिव ऐसा टाइटल जिसमें जिसमें जो है वो पर्पज़ भी आ गया। मैं आपको लिख के बता देता हूँ और उसको हम बाकायदा काउंट कर लेते हैं कि कितने वर्ड्स बन जाते हैं। द अफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन स्टूडेंट्स इन लाहौर टू improve टीचिंग्स, ठीक है जी। देखें कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूजिंग क्वेश्चनियर, ठीक है जी। तो ये 13 वर्ड्स हो गए। तो इसमें आप देख लें, अगर मैं आपको बाउंड कर दूं तो ये देखें, जब हमने स्टूडेंट्स और लाहौर का वर्ड यूज़ किया तो ये क्या है जी, यहाँ पर हमने ये स्टूडेंट्स और लाहौर लिखते ही हमने इसका स्कोप डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है जी। ये इसका क्या हो गया, स्कोप। उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है टू इम्प्रूव टीचिंग्स, या इसको देखें मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ, इसको हम मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। टीचिंग और स्टडीज़, हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी एप्लीकेशन हो गई। और मैंने ये वर्ड यूज़ किया यूजिंग क्वेश्चनरी। ज़ाहिरी बात है हमने जो इफेक्ट उसके डाटा लेना है कम्युनिटी से, स्टूडेंट से, डिफरेंट लोगों से, तो वो हम किसी मेथड से लेंगे ना। क्वेश्चनियर हमने यूज़ किया, तो ये क्या है, ये आपका मेथड आ गया, ठीक है जी। तो अब ये अगर आप इसको कुल मिला के देखें तो ये तकरीबन 13-14 वर्ड्स बन जाते हैं, और इसमें आपका स्कोप भी है, एप्लीकेशन भी है और मेथड भी है। तो इन चीज़ों को टेक केयर करना है अपना टाइटल लिखते वक्त। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर केयर, अल्लाह हाफिज़।